नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हेडलाइन एक्सप्रेस। आज हम आपको लेकर चलेंगे असम, जहां का मंजर आपको परेशान भी करेगा और सोचने पर भी मजबूर कर देगा। सवाल सिर्फ असम का नहीं, बल्कि हर आम नागरिक की सुरक्षा का है। क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं या फिर खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें और बताएंगे वो सच जिसने पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुई यह घटना और प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? असम की बाढ़, 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। सोचिए, आपका घर आपके इलाके की सबसे ऊंची जगह पर बना है, ऐसी जगह जहां पिछले 60 सालों में कभी पानी नहीं घुसा, और अचानक सिर्फ 2 घंटे में पानी आपके सीने तक पहुंच जाता है। 19 जुलाई 2026 की शाम कुछ किलोमीटर दूर होलांग कतोनी गांव में रेखामणि गोगोई अपने 7 साल के बेटे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गई। अगले 12 घंटे यही पेड़ उनका इकलौता सहारा रहा। ये कोई अकेली कहानियां भी नहीं। उस एक हफ्ते में 80 से ज्यादा लोगों की जान गई, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, और ये असम की पिछले 60 सालों की सबसे भयानक बाढ़ थी। फिर भी राष्ट्रीय खबरों में इसे मुश्किल से जगह मिली। सबसे तकलीफदेह बात, यह लगभग हर साल होता है। असम 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है और बीच से गुजरती है 2 बड़ी नदियां, ब्रह्मपुत्र और बराक। पानी के निकलने का रास्ता सिर्फ एक तरफ है, बांग्लादेश की ओर, वो भी एक संकरे रास्ते से। यानी आसपास के पहाड़ों की सारी बारिश उतरने के लिए एक ही जगह मिलती है, असम। यही वजह है कि राज्य का करीब 40% हिस्सा हमेशा से बाढ़ प्रवण रहा है। 18 से 19 जुलाई को नागालैंड के वोखा, मोकोकचुंग और मोन जिलों में और असम के चराइदेव में असामान्य बारिश हुई। नागालैंड में सिर्फ 8 से 9 घंटों में 137 मिलीमीटर और चराइदेव में सामान्य से 400% ज्यादा। कुछ ही घंटों में असम की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। ब्रह्मपुत्र की मिट्टी वाली समस्या। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज्यादा मिट्टी और गाद ढोने वाली नदियों में से एक है। हर वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से अमेज़न से करीब 5.5 गुना ज्यादा। यह मिट्टी तिब्बत और अरुणाचल के अस्थिर पहाड़ों से शुरू होती है, जहां ढलानें लगातार टूटती रहती है। असली समस्या तब शुरू होती है जब नदी असम के मैदानों में पहुंचती है। यहां रफ्तार अचानक कम होती है और मिट्टी बहाकर ले जाने की क्षमता भी। नतीजा, मिट्टी तल में जमती जाती है, नदी का तल ऊंचा उठता जाता है और पानी सोखने की क्षमता घटती जाती है। आंकड़े इसे साफ दिखाते हैं। 1912 से 1928 के सर्वे में ब्रह्मपुत्र का फैलाव करीब 3870 वर्ग किलोमीटर था। 2006 तक यह बढ़कर करीब 6000 वर्ग किलोमीटर हो चुका था। कुछ जगहों पर नदी 15 किलोमीटर तक चौड़ी हो गई। वह भूकंप जिसने नक्शा बदल दिया। 15 अगस्त 1950 का 8.6 तीव्रता का भूकंप, इसने पूरे पहाड़ी हिस्से ब्रह्मपुत्र में गिरा दिए। नदी का रास्ता मिट्टी से भर गया, लेकिन बहाव इतना शक्तिशाली था कि उसने खुद के लिए नया रास्ता बना लिया। डिब्रूगढ़ के पास नदी का तल करीब 10 फीट ऊंचा उठ गया। जो बाढ़ आई उसे स्थानीय भाषा में एक ऐसा नाम दिया गया जिसका मतलब है पागलपन से बहता पानी। उसी भूकंप के बाद से ब्रह्मपुत्र हर साल थोड़ा थोड़ा अपना रास्ता बदलती है। नए इलाकों में बाढ़ आती है। पुराने बाढ़ प्रवण इलाके कभी कभी सूखे रह जाते हैं। हर 10 साल में बाढ़ का नक्शा लगभग नए सिरे से लिखा जाता है। इस साल यह अनिश्चितता सबसे ज्यादा चराइदेव, जोरहाट और शिवसागर में दिखी। ऐसे इलाके जहां 1950 के बाद कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई थी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद माना कि न स्थानीय लोग न अधिकारी इसके लिए तैयार थे, क्योंकि यहां इसका कोई पुराना उदाहरण ही नहीं था। आंकड़े देखिए, 12 जिलों के 856 गांव डूब गए। करीब 7 लाख लोग बेघर हुए और 3 लाख से ज्यादा को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। वादे जो सरकारों से भी लंबे चलते हैं। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा 2016 से हर बड़े चुनाव में दोहराया गया है। 2016 में, 2021 में और 2026 के घोषणा पत्र में भी। इस बीच 2017 में अकेले 160 लोगों की मौत हुई
और 2017 से 2020 के बीच हर साल औसतन 100 से 200 लोगों की जान गई। 2026 का घोषणा पत्र आने के कुछ ही महीनों बाद असम ने अपने 60 सालों की सबसे भयानक बाढ़ झेली। पिछले एक दशक से और अगले 5 सालों तक भी वही सरकार सत्ता में है। सवाल लाजमी है, अगर अभी नहीं तो कब? समाधान बार बार क्यों नाकाम होते हैं? असम की मुख्य रणनीति रही है तटबंध एम्बैंकमेंट्स, यानी नदियों के किनारे मिट्टी कंक्रीट की दीवारें। आज असम में करीब 4800 किलोमीटर लंबे तटबंध हैं, लेकिन ठीक तब जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बड़ी बाढ़ों में ये अक्सर टूट जाते हैं। शोधकर्ता पार्थ दास एक चिंताजनक सच्चाई बताते हैं। ठेकेदारों, अधिकारियों और नेताओं का एक नेटवर्क है जिसे तटबंधों के बार बार टूटने से ही फायदा होता है, क्योंकि हर मरम्मत नया ठेका और नया कमीशन लाती है। राज्य के अपने जल संसाधन विभाग ने भी वेबसाइट पर स्वीकार किया है कि अब तक के प्रयास ज्यादातर अस्थायी रहे हैं। ड्रेजिंग यानी मशीनों से नदी की तली से मिट्टी निकालना अक्सर समाधान के तौर पर पेश होता है, पर हकीकत में यह ज्यादातर दिखावा है, क्योंकि जितनी तेजी से मिट्टी निकलती है उतनी ही तेजी से नई मिट्टी उसकी जगह ले लेती है। 2024 में कि असम की बाढ़ें भूगोल की वजह से है, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है, इसमें सच्चाई है, लेकिन यह राज्य की अपनी नाकामियों को भी छुपा देती है। इसके बावजूद विकास परियोजनाओं के नाम पर लगातार लकड़ी काटने और खनन की इजाजत दी जाती रही है। जापान से एक सबक, जापान भूगोल के लिहाज से धरती के सबसे आपदा प्रवण देशों में से एक है। भूकंप, सुनामी, सक्रिय ज्वालामुखी बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा बार, लेकिन वहां इन खतरों को नकारने की बजाय उनके साथ जीने के सिस्टम बनाए गए हैं। भूकंप शुरू होते ही अलर्ट करने वाले पूर्व चेतावनी नेटवर्क, अनिवार्य सामुदायिक ट्रेनिंग और भूकंप रोधी भवन निर्माण कानून। नतीजा 2 साल पहले दिखा, जब 7.6 तीव्रता के भूकंप और सुनामी ने जापान को हिलाया, पर तबाही उतनी बड़ी नहीं हुई जितनी इस स्तर की आपदा में आमतौर पर होती है। असम की बाढ़ शायद भूगोल के हिसाब से पूरी तरह टाली नहीं जा सकती, लेकिन हर साल ये कितना नुकसान करेगी, यह तय करना अब भी हमारे हाथ में है। सवाल यह है, अगली बार हम कितने तैयार होंगे? अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।